प्यारे साथियों, बान ई क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं सरफराज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा नया चैप्टर वायुदाब पेटियाँ और पवनें। पवनें क्या हैं, कितने प्रकार की होती हैं, ये धीरे धीरे हम इन सभी के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। उससे पूर्व हमारा जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है वायुदाब पेटियाँ। और रीट के एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए तो वायुदाब पेटियों से मुझे उम्मीद है कि एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता ही है ना। तो वायुदाब पेटियाँ, पहला ही क्वेश्चन बनता है कि हमारी पृथ्वी पर कितनी वायुदाब पेटियाँ हैं। तो वायुदाब पेटियों की संख्या हमारी पृथ्वी पर है 7 वायुदाब पेटियाँ हैं। ठीक है, उससे भी पहले एक चीज़ और आपको समझना जरूरी है कि वायुदाब पेटियाँ, ठीक है, वायुदाब पेटियाँ 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, एक तो है तापजन्य और एक दूसरा और प्रकार है वायुदाब पेटियों का, वो है गतिजन्य। ठीक है, बात करते हैं यदि हम वायुदाब पेटियों की, तो वायुदाब पेटियों की कुल संख्या 7 है। जैसा कि हमें पता है 7 वायुदाब पेटियां हैं, 7 वायुदाब पेटियां हैं इस पृथ्वी पर। ठीक है, और इन 7 वायुदाब पेटियों के क्या नाम हैं और किस प्रकार से यहाँ पर पवनों की दिशा रहती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम। सबसे पहली पेटी का नाम आता है भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। ये निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है। चूंकि निम्न वायुदाब कहाँ पर बनता है, पहला क्वेश्चन मैंने आपको जब वायुदाब पढ़ाया है तो उसमें ही एक चीज़ आ चुकी है कि जब वायु तापमान अधिक होगा वायुदाब कम होगा, और वायुदाब कम होगा तो पवनें हल्की होने के कारण ऊपर उठेगी। तो कौन सा क्षेत्र बनेगा, निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा। इसीलिए भूमध्य रेखीय पेटी, क्योंकि यहाँ पर सूर्य कंटिन्यू सीधा चमकता है और यही कारण है कि यहाँ पर तापमान की जो मात्रा है वो अधिक रहेगी। तो जाहिर और सीधी सी बात है कि जब तापमान अधिक होगा तो पवनें हल्की होकर ऊपर उठने का प्रयास करेगी और कौन सा क्षेत्र बनेगा, लो प्रेशर एरिया, निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनेगा। तो सबसे पहली पेटी का नाम आता है निम्न वायुदाब, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। इसकी जो प्रमुख विशेषता है उस विशेषताओं के बारे में आप देख लीजिए। सबसे पहले तो ये कहाँ पर स्थित है, 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में और 0 से 5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में। ये एकमात्र ऐसी पेटी है जो दोनों गोलार्धों में फैली है। बाकी जो 6 पेटियां हैं उनका संबंध एक विशेष गोलार्ध से है। यही एकमात्र ऐसी पेटी है जो 0 डिग्री 5 डिग्री 0 से 5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में और 0 से 5 डिग्री ही दक्षिणी गोलार्ध में फैली है, और एकमात्र ऐसी पेटी है जो दोनों गोलार्धों में फैली है। ठीक है, दूसरी इसकी विशेषता रहती है 0 से 5 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध। दूसरी इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता रहती है वो रहती है, ये पेटी कैसी है, गतिजन्य है या तापजन्य है। ये पेटी तापजन्य है। मैंने बताया था आपको, क्योंकि यहाँ पर ताप यानी कि सूर्य का प्रकाश सीधा चमकता है, यही कारण है कि यहाँ का तापमान अधिक होगा तो तापजन्य पेटी है। ठीक है, तीसरी बात दोनों गोलार्धों में है, एकमात्र ऐसी पेटी जो दोनों गोलार्धों में है। ठीक है, अब तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है इस पेटी की वो ये है कि यहाँ पर जो पवनें हैं, पवनें ऊर्ध्वाधर चलती है। ऊर्ध्वाधर न चलकर क्षैतिज चलती है।
ठीक है, पवनों की दिशा ऊर्ध्वाधर नहीं है, पवनों की दिशा ऐसे हैं, यूं चलती है। बाकी जितनी भी पेटियां हैं उसमें पवनें ऊर्ध्वाधर चलती है। ठीक है, बात करते हैं पवनें ऊर्ध्वाधर न चलकर क्षैतिज चलती हैं। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, क्षैतिज से मतलब यहां से लेकर सीधी डायरेक्शन में आप तक ऐसी पवनें चलती हैं। यहां पर पवनों की दिशा ऐसी रहती है, क्योंकि चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आपके बनकर कई बार आ चुका है, तो आने की पूरी संभावना रहती है। चूंकि 0 से 5 डिग्री उत्तर और 0 से 5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में जो क्षेत्र बनता है वो एक शांत क्षेत्र होता है। कैसा क्षेत्र? शांत क्षेत्र। और शांत क्षेत्र होने के कारण ही इसे डोल ड्रम भी कहा जाता है। डोल ड्रम, डोल ड्रम। ठीक है, तो ये एक ऐसी पेटी है जिसे डोल ड्रम भी कहा जाता है। तो एक पेटी और एक मात्र ऐसी पेटी जो दोनों गोलार्धों में स्थित है, जिसका मूवमेंट दोनों गोलार्धों में समान रूप से रहता है। लेकिन बाकी जितनी भी पेटियां हैं उनका संबंध एक विशेष गोलार्ध से ही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नंबर 2। नंबर 2 ऊपर और नीचे दोनों तरफ आ जाएगी, तो अपने टोटल मिलाकर 4 ही पॉइंट बनेंगे। एक तो बन ही चुका है, दूसरा ये बन जाएगा, तीसरा और चौथा पॉइंट, यानी कि कुल मिलाकर 4 पॉइंट में इसको समझने का प्रयास करेंगे। नंबर 2 जो पेटी है उसका नाम है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। ठीक है, कहां पर है इसका विस्तार? पहला ही क्वेश्चन ये बनता है, तो आपको ध्यान में रखना है 30 से लगाकर 35 डिग्री। ठीक है, क्योंकि मूवमेंट करती रहती है पेटियां, इसलिए आपको हो सकता है किसी दूसरी बुक में एक अलग फिगर मिल जाए, बट मैंने पूरा इसको शामिल करने का प्रयास किया है। ठीक है, दूसरा अपना क्या है? उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। अब आपको मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं, यहां पर इससे पहले वाली पेटी में यहां पर जो वायुदाब है वो निम्न रहता है। वायुदाब निम्न, तापमान उच्च। ठीक है, ये आपको वैसे इनडायरेक्टली हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। एक चीज और आपको याद रखनी है, ITCZ। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। ठीक है, ये कहां पर बनता है? भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी पर, ध्यान रखना। दूसरी पेटी पर हम बात कर रहे हैं उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में और 30 से ही 35 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात रहती है वो यही है। फिर हम बात करते हैं इसकी जो प्रमुख विशेषताओं में है, ये पेटी कैसी है? गतिजन्य। 3 पेटियां तो तापजन्य है, बाकी जो बचती है 4 पेटियां वो गतिजन्य है। तो ये दोनों पेटियां गतिजन्य है, ध्यान में रखना। जो उत्तर और दक्षिण दोनों में है 30 से 35 डिग्री अक्षांशों पर गतिजन्य है। नंबर फिर आता है गतिजन्य होने के साथ साथ में यहां पर अश्व अक्षांश, याद में रखना आप, अश्व अक्षांश। ठीक है, अश्व अक्षांश इसी पेटी में पाए जाते हैं। आपको पता होगा अश्व अक्षांश के बारे में, जब पूर्व समय में समुद्री यात्राएं की जाती थी तो वायुदाब का भार अधिक होने के कारण, वायु का दाब अधिक होने के कारण उन बड़े बड़े जहाज़ों में से, कंटेनर्स में से जो घोड़े होते थे उनको निकालकर पानी में फेंक दिया जाता था, ताकि वो दाब को सहन करते हुए आसानी से मूव कर सके। इसीलिए इन्हें कहा जाता है अश्व अक्षांश। ठीक है, 30 से 40 डिग्री के बीच में होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं
हमारी जो तीसरी और चौथी, पहली तो हो ही गई थी, दूसरी तीसरी ये थी, तीसरी और चौथी पेटी जो है उसका नाम आप नोट कर लीजिए, उसका नाम है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। विस्तार कहां पर रहता है, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। 60 डिग्री से लगाकर 65 डिग्री दोनों गोलार्धों में, ठीक है, 60 से 65 डिग्री दोनों गोलार्धों में, ठीक है। निम्न दाब, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यह लोअर है, ये दोनों हाई, फिर दोनों लो, ठीक है। हाँ, तो आपको ध्यान में रखना है निम्न वायुदाब पेटी है। अब निम्न वायुदाब पेटी है तो सीधी सीधी सी बात है कि यहां पर उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में है, निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा। निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह कि ये गतिजन्य पेटी है, गतिजन्य पेटी है, ठीक है। फेरल कोशिका बनती है यहां पर, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है कि फेरल कोशिकाएं कहां बनती है, तो आपको यह ध्यान में रखना, फेरल कोशिका यहीं पर बनती है, ठीक है। और उपोष्ण कटिबंधीय जो उच्च वायुदाब पेटी है उसमें बनती है आपके हेडली कोशिका, ये दोनों ही याद रखना। फिर आता है आपके जो सबसे इंपॉर्टेंट चौथा नंबर पार्ट हमारी पेटियों का, वो होता है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। दोनों तरफ 80 से 90 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों ही गोलार्धों में स्थित हैं ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस पेटी की रहती है वो ये है कि ये पेटी तापजन्य है या गतिजन्य है, तो आपको ध्यान में रखना है यह पेटी तापजन्य है। 3 पेटियां तापजन्य है, 3, एक तो भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी और 2 ध्रुवीय पेटियां ये तापजन्य है, और बाकी बची हुई जो 3 पेटियां हैं, 4 पेटियां हैं, वो आपके गतिजन्य हैं। ध्यान में रखना, तापजन्य पेटी, इसका जो विस्तार है वो कहां तक है, 80 से लेकर 90 डिग्री दोनों गोलार्धों में, 80 से लेकर 90 डिग्री तापजन्य पेटी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पर ध्रुवीय कोशिका का निर्माण होता है, ध्रुवीय कोशिका, ठीक है। हाँ, याद रखिए ध्रुवीय कोशिका का निर्माण करती है ये पेटी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात रहती है आपके यही चीजें। ये तो हो गई हमारी टोटल पृथ्वी पर पाए जाने वाली वायुदाब पेटियां। अब हम बात करेंगे पवनों की, ठीक है। और जो पवने हैं, पवने उनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। कुछ पवने स्थायी भी होती हैं, ठीक है, कुछ पवने अस्थायी भी होती हैं। तो अभी हम बात करते हैं कुछ स्थायी पवनों के बारे में, और स्थायी पवनों के बारे में बात करेंगे उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है, पेटियां हो गई, अब आपको ध्यान में ये देना है कि कौन सी पवन किस दिशा में चलती हैं। तो पवनों की जो चलने की दिशा है वो आपको याद रखनी है। पवनें किस दिशा में चलती हैं सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। पवनें चलने की जो डायरेक्शन रहती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पवनें चलने की जो दिशा होती है वो ये होती है। तो आपको ध्यान में रखना है, ये पेटी है निम्न दाब की, ये है उच्च दाब की, फिर निम्न दाब की, फिर उच्च दाब की। ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में भी ये भूमध्य रेखीय पेटी है वो निम्न दाब की है, फिर उच्च दाब, फिर निम्न दाब, फिर उच्च दाब। तो ये पेटियां हैं, इन पेटियों के बारे में आपको जानना जरूरी है कि कौन सी पेटी कैसी है, और इन्हीं पेटियों के अनुसार हमारी जो पवनों की दिशा है वो निर्धारित होती है। आपने एक नाम सुना होगा जो कोरियोलिस बल, नाम सुना है आपने कोरियोलिस बल? किसे कहा जाता है कोरियोलिस बल? कोरियोलिस बल पवने है ना, पवनों की जो दिशा है चलने की वो सिर्फ भूमध्य रेखा के आसपास वाली जो पेटी है वहां पर ऐसी चलती है। बाकी जब ऊपर उड़ती है और नीचे से ऊपर से नीचे आती है, नीचे से ऊपर जाती है, तो पवनों की दिशा यूं न चलकर यूं चलनी चाहिए 90 डिग्री का एंगल बनाकर।
लेकिन पवने जो है वो ऊर्ध्वाधर यानी कि सीधी नहीं चलती है, एकदम सीधी नहीं चलती है ऊपर की ओर, वो अपना कुछ एक डायरेक्शन बनाती है, वो अपना एक कोण बनाती हुई चलती है और वो लगभग 45 डिग्री का होता है। पवने 90 डिग्री पर न चलकर, 90 डिग्री की साइड या दिशा में न चलकर 45 डिग्री का कोण बनाते हुए चलती है। यही कोरियोलिस बल है। और ये किस कारण होता है? कोरियोलिस बल के कारण होता है। इसकी खोज कोरियोलिस नामक वैज्ञानिक और भूगोलवेत्ता ने की थी, इसीलिए इसके नाम के आधार पर ही इसे कोरियोलिस बल कहा जाता है। तो हम बात करते हैं पवनों की, ठीक है। और पवनों में भी सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्थानीय पवने। स्थानीय पवने, आपको ध्यान होगा स्थानीय पवने जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहला आता है, पहले बोर्ड साफ कर लेते हैं फिर बात करते हैं। जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि जो पवनों की दिशा होती है, जो डायरेक्शन होती है, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर होती है, उच्च वायु दाब से या उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। तो अब जो पवनों की दिशा है, सबसे पहले इस मैप में हम पवनों की दिशा को समझने का प्रयास करेंगे। पवनें किस दिशा में चलती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद में रखिए इसको। यदि हम बात करें ऊपर से, यानी कि जो ध्रुवीय पेटी है, ध्रुवीय पेटी से, क्योंकि ध्रुवीय पेटी उच्च वायुदाब पेटी है, उससे भी पहले हम इसकी बात करते हैं, भूमध्य रेखीय पेटी जो निम्न वायुदाब पेटी है। तो निम्न, मैंने पवनों की दिशा का जो डायरेक्शन बताया वो कैसा है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो पवने यहाँ पर आएगी या जाएगी? आएगी, और इसकी जो चलने की दिशा रहेगी वो ऐसे रहेगी, ठीक है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। और यहां पर कैसी रहेगी? ऐसी, ठीक है। तो सबसे पहले, और ये पवने कौन सी पवने हैं? व्यापारिक पवने। व्यापारिक पवने सबसे पहले ध्यान में रखना है। हम पवनों के प्रकार पढ़ रहे हैं और पवनों के प्रकार में पहला प्रकार है स्थायी पवने। स्थायी पवने, ठीक है। और स्थायी पवनों में भी सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, तो हम बात करेंगे सबसे पहले व्यापारिक पवनों की। ट्रेड विंड बोलते हैं, एक्चुअली वो ट्रैक विंड है, था पहले, अब वो अपभ्रंश होते होते ट्रेड विंड हो चुका है, ठीक है। व्यापारिक, इन पवनों की जो दिशा है वो कैसे रहती है, किस तरफ चलती है? उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। याद में रखना, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर। इसकी जो डायरेक्शन है, दिशा है चलने की, अब हमें पता है कि 4 दिशाएं होती हैं, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा। इन दोनों के बीच में उत्तर पूर्व, इन दोनों के बीच में दक्षिण पूर्व, इन दोनों के बीच में उत्तर पश्चिम, और इन दोनों के बीच में दक्षिण पश्चिम। तो ये जो पवने हैं, ये पवने इसी डायरेक्शन में चलती हैं, यानी कि इनके बीच वाली डायरेक्शन में। देखो उत्तरी गोलार्ध में इस पवनों की दिशा ऐसे है भाई, तो यानी कि वो किस तरफ चल रही है? किस तरफ चल रही है? दक्षिण पश्चिम की ओर, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में इसका जो डायरेक्शन रहता है वो कैसा रहता है? दक्षिण पश्चिम। और दक्षिणी गोलार्ध में किस ओर चलती है? इस ओर, यानी कि ये वाला डायरेक्शन रहता है, तो उत्तर से पश्चिम।
तो ये उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में इनका डायरेक्शन हो गया। अब हम बात करते हैं इन पवनों की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो, ठीक है, मानसून काल में ये पवनें अपना रास्ता बदल लेती हैं। मानसून काल में ये पवनें अपना रास्ता बदलकर मानसूनी पवनों का रूप धारण कर लेती हैं और यही मानसूनी रूप धारण करने के बाद में ये पृथ्वी पर स्थित जो महाद्वीप हैं उन महाद्वीपों के पूर्वी भाग से टकराती है। किस भाग से? पूर्वी भाग से। पूर्वी भाग से टकराकर महाद्वीपों के पूर्वी भाग में तो ये बारिश करती है, लेकिन जब तक ये पश्चिमी भाग तक पहुंचने से पहले इसकी जो आर्द्रता है वो शून्य हो जाती, नगण्य हो जाती है। और यही कारण है कि वो महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में वर्षा नहीं कर पाती है। यही सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि अधिकांश जो महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में, अधिकांश जो मरुस्थल है वो महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में बने हैं। और उसके लिए कौन सी पवनें उत्तरदायी हैं? व्यापारिक पवनें, क्योंकि ये महाद्वीप के पूर्वी भाग से टकराकर बारिश कर लेती है और पश्चिमी भाग तक इनकी आर्द्रता पहुंच ही नहीं पाती है। यही कारण है कि अधिकांश रूप से महाद्वीपों के पश्चिमी भाग ज़्यादा मरुस्थलीय हैं, मरुस्थल पश्चिमी भागों में बने हैं। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात हो गई, ठीक है। फिर आता है आपके, हाँ, इसमें एक चीज और ध्यान में रखना, पूर्वी भाग में यद्यपि ये बारिश करती है लेकिन इसमें आर्द्रता की कमी होती है, आर्द्रता की कमी, ठीक है। हाँ, ड्राई विंड्स होती हैं, ये ड्राई पवनें होती है, सूखी पवनें जिसे हम कह सकते हैं। फिर आता है नंबर, ये देखो यहां पर बहती है, कहां पर? ये वाला जो भाग है यहां पर व्यापारिक पवनों का जो वाव क्षेत्र है वो ये है, ठीक है। नंबर 2 आता है आपके पछुआ पवनें। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बनता है। पछुआ पवनों में से भी आपके क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। पछुआ पवनें किस तरफ चलती हैं? यह हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यहां पर लो प्रेशर है तो पवनें ऊपर की ओर चलेगी, ठीक है। तो यहां पर इनकी चलने की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी, ठीक है, ऊपर की तरफ। उत्तरी गोलार्ध में तो ये ऊपर इस तरफ चलेगी, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में इनके चलने की जो डायरेक्शन होगी वो ऐसी होगी। दिशा के अनुसार आप खुद इस बात को समझ लीजिए, देख लीजिए कि दिशा के अनुसार इनका डायरेक्शन कैसा रहता है। बात करें यदि हम पछुआ पवनों की उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में ये इस यानी कि उत्तर पूर्व में चलती है। इसकी जो दिशा रहती है वो कैसी रहती है? उत्तर पूर्व। और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व, याद रखिएगा इसको, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी मुख्य मुख्य जो बातें हैं, ठीक है। इन पवनों की दिशाएं भिन्न भिन्न होती हैं, अलग अलग डायरेक्शन में चलती रहती हैं, ठीक है। और क्योंकि ये महासागर से चलती है, महासागरीय पवनें होती है, इसलिए इसमें आर्द्रता भरपूर होती है, आर्द्रता होती है इसमें अच्छी खासी, ठीक है। अब इन पछुआ पवनों को पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। और आई थिंक आपने बहुतों ने पढ़ा भी होगा, ठीक है। ऐसी पवनें जो दक्षिणी गोलार्ध में स्पेशली 30 डिग्री से 40 डिग्री के बीच चलती है, ठीक है। इनकी चलने की दिशा बहुत तेज होती है, इसीलिए इससे 30 से 40 डिग्री के बीच चलने वाली पछुआ पवनों को गरजता चालीसा कहते हैं, गरजता चालीसा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि 40 से 50 डिग्री के बीच में ये पवनें और तेजी से चलती हैं, इसलिए यहां पर इसको कहा जाता है प्रचंड पचासा। और 50 से 60 डिग्री के बीच में इन पवनों की जो गति है और भी तेज होती है, इसीलिए यहां पर इन पवनों को नाम दिया गया है चीखता साठा, गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साठा। ये याद रखना, ये तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट पवनें हैं। यहाँ से आपके
कई बार सेकंड ग्रेड में भी एग्जाम में भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। सो प्लीज इनको ध्यान में रखिए, आप काफी हेल्प मिलेगी आपको यहाँ से। फिर हम बात करते हैं ध्रुवीय पवनों की, ठीक है। ध्रुवीय पवनें भी स्थायी पवनों की श्रेणी में आती हैं और ध्रुवीय पवनों की जो डायरेक्शन है वो इस प्रकार बहती है। भाई ध्रुवों से किस तरफ आती है? ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर बहती है। ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी से ध्रुवीय उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर बहती है और इनकी डायरेक्शन ऐसी रहती है, ठीक है। ये रहता है हमारे ध्रुवीय पवनों के बारे में, ठीक है। अब इसके लिए सबसे पहली बात आती है आपके, क्योंकि ये पवनें ज्यादा ठंडी होती है, इस कारण ये वर्षा नहीं करती है। पछुआ पवनों के बारे में एक और फैक्ट है, वो याद रखिएगा आप। व्यापारिक पवनें तो महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में वर्षा नहीं करती, लेकिन पछुआ पवनें महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में थोड़ी बहुत वर्षा करती है। ध्रुवीय पवनें बिल्कुल ठंडी होती है, वर्षा बिल्कुल ही नहीं होती है। ध्यान में रखिए इस बात को। हाँ, एक चीज और याद रखिएगा आप, हो सके ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ध्रुवीय पवनें और पछुआ पवनें जब टकराती है ध्रुवीय पवनों और पछुआ पवनें जब टकराती हैं तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की स्थिति बन जाती है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की परिस्थितियां उत्पन्न होती है और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं, याद रखिएगा इसको, ठीक है। अब हम बात करेंगे पवनों की गति दिशा को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों के बारे में। तो पवनें, स्थायी पवनें 3 प्रकार की ही है। आप कहें तो मैं एक बार रिपीट कर लेता हूं इसको। व्यापारिक पवनें किस तरफ बहती है? उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर बहती है। उत्तरी गोलार्ध में इनका डायरेक्शन दक्षिण पश्चिम की ओर रहता है, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम की ओर। पूर्वी भाग, महाद्वीपों का जो पूर्वी भाग है वहां से टकराती है और वहां पर बारिश करती है, और पश्चिमी भाग में पहुंचते पहुंचते वो आर्द्रता अपनी खो देती है। यही कारण है कि अधिकांश रूप से जो मरुस्थल है वो महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में है। आर्द्रता की कमी होती है इन पवनों में। फिर आती है पछुआ पवनें। स्थायी पवनों का जो दूसरा रूप है पछुआ पवनें। पछुआ पवनें किस ओर से किस ओर बहती है? पछुआ पवनें, ये पछुआ पवनें ये बहती है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर, ठीक है। इनका जो डायरेक्शन है आपको बता ही चुका हूं मैं किस तरफ रहता है। महासागर से चलती है तो जाहिर सी बात है आर्द्रता अधिक होगी। दक्षिणी गोलार्ध में इन पवनों को भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। 30 से 40 डिग्री अक्षांश पर जब ये हवा तेज गति से चलती है तो इसे गरजता 40 से 50 डिग्री पर प्रचंड 50 और 50 से 60 डिग्री पर इसे चिकता साटा कहा जाता है। ध्रुवीय पवनें अत्यधिक ठंडी होने के कारण वर्षा नहीं करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये पवनें किस ओर चलती हैं? ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात इन पवनों के बारे में है, ध्रुवीय पवनें और पछुआ पवनें जब आपस में टकराती है तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की स्थितियां आती हैं, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं, उन कारकों के बारे में आप थोड़ा जान लीजिए कि पवनों की दिशा और उनकी गति को कुछ कारक प्रभावित करते हैं, उनके बारे में देख लीजिए आप। सबसे पहला आता है दाब प्रवणता। दाब प्रवणता, प्रेशर ग्रेडियंट, ओके। दाब प्रवणता बता चुका हूं मैं। दाब प्रवणता एक प्रकार की कह सकते हैं हम ढाल। तो प्रवणता जितनी अधिक होगी पवनों की दिशा भी उतनी ही अधिक होगी। प्रवणता कम होगी पवनों की दिशा भी धीमी होगी, कम होगी, ठीक है। फिर आता है नंबर अलग, इसका अगला जो पॉइंट आता है वो आता है घर्षण। घर्षण जितना अधिक होगा, ठीक है, गति वायु की उतनी ही कम होगी,
ठीक है। फिर रुकावट होगी, बैरिकेड्स होंगे, तो सीधी सी बात है बैरिकेड्स होंगे तो वहां पर गति भी धीमी होगी, और कोई बैरिकेड्स ही नहीं होंगे, घर्षण होगा ही नहीं, किसी वस्तु से टकराएगी ही नहीं, पवनों को खुली दिशा मिल रही है जाने के लिए, तो तेज गति से चलेगी, सीधी सीधी सी बात है। फिर आता है पृथ्वी का घूर्णन। और घूर्णन कह लें या विक्षेपण कह लें या कोरियोलिस बल कह लें, कोरियोलिस बल के बारे में हम बात कर चुके हैं। पवनों की जो दिशा है वो ऊर्ध्वाधर यानी 90 डिग्री सीधी ना होकर 45 डिग्री डायरेक्शन में होती है, इसे ही कहा जाता है कोरियोलिस बल का प्रभाव, और ये कोरियोलिस बल के कारण होता है, इसीलिए इसे कोरियोलिस बल कहा जाता है या कोरियोलिस बल का प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक और इस घूर्णन में जो नियम आता है फेरल बाइस बाइट, फेरल बाइस बेलट, नॉट बाइट सॉरी, ठीक है। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रभाव रहता है वो ये रहता है कि उत्तरी गोलार्ध में, स्पेशली किस गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में इन पवनों के बाईं ओर तो होता है निम्न दाब और दाईं ओर होता है उच्च दाब, यही क्या है फेरल 22 बेलट, ठीक है, का नियम कह सकते हैं हम। तो ये आपके मुख्य रूप से जो पवनों की वायुदाब पेटियां हैं, और कुछ स्थायी पवनों के बारे में हमने पढ़ा है। मुख्य रूप से स्थायी पवनें 3 प्रकार की ही होती हैं, और उन तीनों ही के बारे में हम यहाँ पढ़ चुके हैं। काफ़ी कुछ मैंने समेटने का प्रयास किया है इसमें, फिर भी यदि भी आप इससे थोड़ा अधिक कहीं और पढ़ने को आपको मिले तो बिल्कुल आप उसे पढ़िए, ऑब्जर्व कीजिए और अपने पढ़ाई का एक हिस्सा बनाइए।